हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 मार्च को आप लोगों का क्लास 10th का पेपर हुआ था। उसमें बच्चों हम लोग सेट 2 की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते थे। आज हम लोग उठाए हैं बेटा 20 MCQ क्वेश्चंस, जो कि हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा टेक्निकल दिया गया था, वास्तव में दिया गया था। इसको हम लोग देखते हैं और कैसे सॉल्व होता है। बच्चों ध्यान देना, सुनो, जो पहला क्वेश्चन है देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 5 = 0 और 2x - 1 = 0 हैज, आपके 4 ऑप्शन है बच्चों, नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ करना नहीं है। देखो यहां से देखिए, जो इक्वेशन दिया है वह 1 वेरिएबल ही है। ये वाला भी इक्वेशन 1 वेरिएबल है, y वाला टर्म है ही नहीं। इसका ग्राफ खींचना बच्चों बहुत ही आसान है, ठीक है, इसका ग्राफ खींचना बहुत आसान है, ग्राफ खींचा जा सकता है। देखिए x + 5 = 0 है ना, अब क्या हो जाएगा बताइए, x = ये -5 हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए ये वाला क्या है, 2x - 1 = 0 है, तो 2x = कितना हो जाएगा 1, तो x = 1 बाई कितना हो जाएगा 2। अब सुनिए, जब बच्चों 1 वेरिएबल हो तो उसका ग्राफ आप लोग कैसे खींचेंगे। सुनिए बड़ा सिंपल होता है, x = समथिंग, अगर x = कोई अगर k कांस्टेंट वैल्यू हो तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों y एक्सिस के पैरेलल होगा। याद रखना, x = k अगर कोई इक्वेशन है, याद रखना इसका जो ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। और y = अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट k होगी तो याद रखना इसका जो ग्राफ होगा x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल खींचा जाएगा। अब सुनिए, अब x = -5 है तो बच्चों ये जो ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखो कैसे, इस ओरिजिन के लेफ्ट में कि उस ओरिजिन के राइट में। अब देखो x = -5 है, क्या करेंगे, x एक्सिस पर 5 यूनिट, ठीक है, इस ओरिजिन के हम लोग लेफ्ट में चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, x = -5 यहाँ पर। बस इसी पॉइंट पे बेटा इसको a मानते हुए इस y एक्सिस के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे और बेटा यही बन जाएगा आपका x = ठीक है -5 का ग्राफ। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x + 5 = क्या 0 का ग्राफ। बच्चों ये वाला हमारा हो गया a। इसको हम लोग नाम देना चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, सपोज x' और क्या, सपोज ये y'। तो ये जो x' y' हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, x + 5 = 0 का। मैं पुनः बता रहा हूं बच्चों, याद रखना, जब x = k के फॉर्म में कोई इक्वेशन हो तो जो ग्राफ होगा बच्चों वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है। अब देखो, तो x = -5 है तो इस ओरिजिन के, ठीक है, लेफ्ट में 1 2 3 4 5 यूनिट जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हमने a मान लिया, ठीक है, इसी पॉइंट a से होते हुए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये ग्राफ हो जाएगा x + 5 = 0 का। अब सुनो अगला बेटा क्या है, x = 1/2। अच्छा, 1/2 पॉजिटिव है तो इस ओरिजिन के राइट में, ठीक है, कितना 1/2 मतलब 0.05 यूनिट। इसका मतलब अगर यूनिट डिसाइड करें तो इधर 1, ठीक है, 1 इधर ऐसे करके 2 इधर 3 ऐसे करके जाएगा। इधर क्या -1 -2 -3 -4, ये -5 हमने ड्रा किया था। अब देखो ये 1 नहीं है, 1/2 मतलब 0.5 है, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 0.5 पड़ेगा। बस यहीं से बेटा आपको y एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके एक लाइन ड्रा कर देनी है, y एक्सिस के पहले एक ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है ऐसे करके। इसको मानना है, इसको मान लीजिए x डबल डैश और y क्या डबल डैश, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ हो गया किसका हो गया, 2x - 1 = 0 का, अर्थात x = 1/2, ठीक है, का जो ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों ग्राफ है y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, अर्थात ये दोनों आपस में भी पैरेलल हुए। और आपको पता है कि अगर दो इक्वेशन है, ठीक है, और दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बेटा आपस में पैरेलल है, इस कंडीशन में उसका बच्चों नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट जवाब होगा। माने इसको ग्राफिकली किया जा सकता है, याद रखना बच्चों। और भी बच्चों मेथड होते हैं इसको पता करने का, तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और याद रखना, जब भी अगर आप लोगों को 1 वेरिएबल में, ठीक है, इक्वेशन 2 दे करके पूछता है कि 1
क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिंपल बच्चों ग्राफ खींच लेना। और मैं आपको एक बार बता दूं कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का इसमें एक्स में दिया, हो सकता है कि वाई के फॉर्म में दोनों ग्राफ दे। अगर मान लीजिए अगर ये चीज रहता कि वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बेटा y प्लस 5 इक्वल टू 0 या था तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। तो y इक्वल टू k के फॉर्म में अगर कोई चीज इक्वेशन दिया हो तो बेटा जो उसका ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है कि पॉजिटिव होगा तो x एक्सिस के ऊपर होगा, और y इक्वल टू -5 है तो x एक्सिस की क्या हो जाएगा, नीचे ग्राफ होगा। मतलब अगर y इक्वल टू -5 का अगर ग्राफ खींचना होता तो मैं क्या करता कि 1 2 3 4 5, बस ये x एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया बच्चों y प्लस 5 इक्वल टू क्या, ये 0 का ग्राफ हो गया। क्लियर है। और अगला होता, अगर मान लीजिए यही दिया होता, अगर 2y - 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू निकलता तो 1/2 निकलता, तो ये पॉजिटिव ऊपर होता, एक्स एक्सिस के ऊपर होता, और ये 1 यूनिट है तो 0.5 इधर पड़ता। मतलब ऐसे ग्राफ होता, क्या होता, ग्राफ ऐसे होता, ये किसका, 2y - 1 इक्वल टू 0 का। ठीक है, अर्थात ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता, और ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, अर्थात आपस में भी पैरेलल है। इस कंडीशन में भी इसका क्या होता बच्चों, नो सॉल्यूशन होता। याद रखो बच्चों, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, कहीं इंटरसेक्ट करे ही नहीं, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है। अगर केवल दो लाइनें अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन अर्थात एक सॉल्यूशन होता है, और दो लाइनें ओवरलैप करते हुए जा रही हैं तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। बच्चों इसका इतनी बात याद रखना, इसका मतलब जब भी याद रखना कि अगर इन फ्यूचर कभी भी अगर वन वेरिएबल में दो इक्वेशन दे करके अगर आपसे पूछता कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो याद रखना उस कंडीशन में दोनों लाइन का ग्राफ ऑलवेज पैरेलल होगा। तो आप लोग आंख मूंद के भी मार सकते हैं बच्चों कि नो सॉल्यूशंस, क्या मारेंगे, नो सॉल्यूशन। एक बार पुनः सुने, मैं जो बता रहा हूं कि दोनों इक्वेशन बच्चों याद रखना कि किस में दिया है, बस वन वेरिएबल में दिया है, चाहे एक्स के टर्म में दिया हो चाहे वाई के टर्म में दिया हो। इस कंडीशन में हमेशा जो ग्राफ होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। हो सकता है कि एक्स का टर्म में दिया होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा दोनों, और वाई के टर्म में दिया होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन का ग्राफ आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अर्थात जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा उस कंडीशन में आपका कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। इतनी बात को याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखते ही मार सकते थे, अरे यार ये तो x प्लस 5 इक्वल 0 है, 2x - 1 इक्वल 0 है, केवल वन वेरिएबल के रूप में है, अर्थात y एक्सिस के दोनों ग्राफ पैरेलल होंगे। पैरेलल के केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप लोगों को ग्राफिकली जानकारी है। अगर ग्राफिक की जानकारी नहीं है, कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि वहां पर सस्पिशन आपको हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में बेस्ट तरीका क्या है कि आपको, ठीक है, नो सॉल्यूशंस मारने का। ग्राफिकली अगर अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों एक्स के टर्म में है तो वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई के टर्म में रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, सिंपल से बात, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो इतनी जानकारी अगर होगी तो इस क्वेश्चन को बिना देखे ही आप लोग क्या टिक करके निकल सकते थे। ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन किया और समय भी इस पर लिया पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन ग्राफिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सुनिए वैसे एक चीज मैं आप लोगों को बच्चों और बताना चाहता हूं, पता है क्या, सुनिए, और अगर इक्वेशन सुन लो, अगर इक्वेशन ऐसे दिया होता, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई जो बच्चे 9 से अभी 10th में इंटर किए हैं, ठीक है, और याद रखो कि इस कंडीशन पर, ठीक है, हर साल एवरी ईयर, पिछले साल भी पूछा था, अब की बात 2025 में भी पूछा, और नेक्स्ट ईयर हर साल इस कंडीशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सुनिए, अगर इक्वेशन ऐसे रहता और x और y दोनों वाला अगर टर्म रहता तो बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सुन लो बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर इक्वेशन ऐसे रहता, सुन लो, अगर सुन लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन का जो बच्चों केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन का जो केस होता है, मैं बता दूं कि अगर a1 अपान के a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान की b2, इस कंडीशन में बच्चों आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, माने x वाला भी टर्म रहे, y वाला भी टर्म रहे, कांस्टेंट भी रहे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल पता करने के लिए कि कैसा सॉल्यूशन होगा, आराम से a1 अपान की a2 b1 अपान की b1 अपान b2 करेंगे, और दोनों अगर रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ तो याद रखना इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बेटा, जब इसका ग्राफ अगर आप लोग खींचेंगे तो दोनों जो लाइनें होंगी आपस में किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, और यही आपका कॉमन पॉइंट ही इनका क्या कहलाएगा, जानते हो, सॉल्यूशन कहलाएगा। आशा करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद होगी।
A1 अपन K2 इज नॉट इक्वल B1 अपन B2, समझ जाना, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अगर आप इसको इसका ग्राफ खींचते हैं तो दोनों लाइनें आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और इसका जो कॉमन पॉइंट ही उनका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशंस। एक्स और वाई के जो मान होंगे, ठीक है, वो यहाँ केस के क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब सुनो, अब देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है इसकी क्या कंडीशन होती है, सुन लो। इसमें आएगा बेटा A1 अपान के A2 इज इक्वल टू B1 अपान के B2 इज इक्वल टू C1 अपान के C2। ये तीनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। माने देखिए यहाँ से A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, ये तीनों रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो समझ जाना इस केसेस में बच्चों 100% वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देने वाला है। और इस कंडीशन में अगर आप लोग ग्राफ खींचते दोनों लाइनों का, तो एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन बेटा इसी पर ओवरलैप करते हुए जाएगी, माने दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब बच्चों होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप करते हुए जाएगी। क्लियर है? तो इस कंडीशन बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। याद रखो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर भी हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दो इक्वेशन देखिए, बोलेगा इनफाइनाइट अगर मेनी सॉल्यूशंस है उसमें कोई कांस्टेंट के डाल देगा, बोलेगा के की वैल्यू पता करिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमेशा बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी कंडीशन आपकी ये होती है। और इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइनें आपके आपस में क्या ओवरलैप करते हुए जाएंगे, माने एक खींचेंगे और दूसरी भी उसी पर ओवरलैप करती हुई जाएगी। इस कंडीशन बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। अब सुनो, बचा क्या, नो सॉल्यूशंस। और इसकी जो केस होती है सिंपल होता है बेटा। नो सॉल्यूशन को मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर A1 अपान के A2 B1 अपान के B2, माने ये दोनों रेशियो इक्वल तो होगा, लेकिन बच्चों इज नॉट इक्वल टू C1 अपन के C2। कांस्टेंट का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर नहीं आएगा। तो आप समझ लेना ऐसी केसेस में बच्चों आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में एक बार मैं पुनः बता रहा हूं कि A1 अपन के A2 इज इक्वल टू B1 अपन के B2, माने A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर आएगा, लेकिन बच्चों ठीक है वह C1 और C2 का रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ऐसी केसेस में याद रखना क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा। सिंपल याद रखना, ठीक है। तीन ही केसेस होती है और तीनों केसेस को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और इन्हीं तीनों केसेस में बच्चों हमेशा हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है। अब की बार उसने क्या कर दिया कि वन वेरिएबल में डाल करके बच्चों को फंसाने की कोशिश किया, ताकि बच्चों को ग्राफिकली जानकारी है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है इस कंडीशन पर चेक करने की कोशिश करो, ये वाला इक्वेशन आपको कुछ सस्पिशन पैदा कर दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वन वेरिएबल में तो और भी आसान, ठीक है। एक्स के टर्म में तो वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई के टर्म में तो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, हो सकता है। तो आशा करता हूं कि पहले क्वेश्चन का, ठीक है, आप लोगों के सामने जो डिस्कशन किया आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। और डिटेल डिस्कशन बच्चों में इसलिए किया ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का मिलता है तो उसका जवाब आप लोग दे सके। आशा करते हैं कि पूरी जानकारी, ठीक है, इसके बारे में होगी, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, साइन बी दिया 1/4, देन द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ रहा है सेक बी। देखो जनरली क्या होता है, देखो बच्चे इसमें गलतियां कहां करते हैं। मैंने बताया कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करिए, देखिए, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइए, देन आप उसका जवाब दीजिए, बच्चों तभी कर पाएंगे। होता क्या जनरली उन लोगों को लगता है कि एक ABC ट्रायंगल है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि राइट एंगल किस पर है। तो अक्सर करके देखो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ए यहां बना देते हैं, बी यहां बना देते हैं, सी यहां पर बना देते हैं। क्लियर है? और उनको समझ में नहीं आता कि अक्सर आदत होती है कि राइट एंगल एट बी पर जनरली हम लोग राइट एंगल बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं कि भाई ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल बी। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABC एक तो ट्रायंगल है राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल किस पर है, ए पर। भाई जिस पर राइट एंगल है आपको उसी पर आपको क्या करना है कि ए को जो है सेट करना है, जहां भी राइट एंगल होगा उसी पर ए को सेट करना है। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ए पर राइट एंगल है, तो मैं राइट एंगल से स्टार्ट कर रहा हूं। जरूरी है कि आप यहां से स्टार्ट करें, नहीं, राइट एंगल से स्टार्ट करो। ए फिर क्रम से यहां पर बी रख दीजिए, फिर क्रम से क्या सी, ए बी सी, राइट एंगल एट ए, देख सकते हैं आप लोग। तो हमने ए से ही स्टार्ट किया। जानबूझ के इसमें आपको देखिए फंसा, कुछ बच्चे क्या होंगे कि अगर ABC यहां पर करते हैं तो गलत होगा, लेकिन इसने बोला राइट एंगल एट ए, तो आप ए पे ही राइट एंगल करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, ठीक। इतनी बातों का ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोगों को डायग्राम को क्या करना है, स्केच करना, याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, हम लोगों को ये ड्रा करना। अब सुनो, देखो यहाँ पर साइन बी इक्वल टू 1/4, देखो
इस बी एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है, साइन बी जो दिया 1/4 दिया। अच्छा, इस बी के लिए याद रखो, अगर हम ए बी सी, अगर हम लोग बी यहां पर किए होते, इस बी के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करते, बट हमने बी यहां पर लिखा है, इस बी एंगल के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में ही हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन किया। अगर हमने ए बी यहां लिखा होता, सी यहां लिखा होता, इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को क्या करते, ठीक है, डिफाइन करती, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सी साइड क्या होगी, बेस होगा। मतलब इतना भी ध्यान देना है, नहीं तो अगर आप लोग मान लीजिए बी यहां पर लिख के पता चलता कि परपेंडिकुलर इसको मारे बेस इसको मारे तो गलत हो जाता। अगर बी यहां होता तो परपेंडिकुलर ए होता, बेस ए होता, बट बी हमने ए बी सी बी यहां पर किया है, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस 90 के साइन हाइपोटेनस तो रहेगा ही रहेगा। मैंने हर एक बात का ध्यान देना है, थोड़ी सी बात अगर, ठीक है, कोई भी बात अगर मिस्टेक करते हैं, बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चन को करते हैं तो पक्का गलत करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो साइन बी 1/4, अच्छा साइन किसका किसका रेशियो होता है, कहेंगे सर साइन तो सर सिखाया गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है सर साइन होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना 1, चलिए 1 के मानना, के मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दीजिए, और हाइपोटेनस कितना 4 लिख दीजिए। अब सुनिए पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो 90 के अपोजिट साइड आपकी BC क्या है, हाइपोटेनस है, तो देखिएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, AC का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा इधर AB का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 का स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू AC, AC आपका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है निकालना पड़ेगा 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बच्चों इधर AB का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना 16, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका AB स्क्वायर की हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा कितना 15 बराबर AB स्क्वायर, और AB की वैल्यू बच्चों आ जाएगी अंडर रूट कितनी 15 हो जाएगी। अच्छा भाई AB की वैल्यू अंडर रूट 15, एक्चुअली देखो इसमें गलती बच्चे कहाँ करते हैं, मैं आपको गलतियों को बता रहा हूँ। उनको पाइथागोरस थ्योरम जान तो क्या याद होता है, उनको तो याद होता भाई कि भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, उन्होंने ऐसा रट्टा मार के रखा है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होती है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ABC, इसके अकॉर्डिंग इस फिगर के अकॉर्डिंग उन्होंने याद कर लिया है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पता चला कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने अप्लाई किया, और इसी वाले पर अप्लाई करके, ठीक है, इस AB की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आपका गलत होगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, माने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स, मींस टू से कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग 90 के अपोजिट माने अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाएगी, अर्थात इसमें BC हाइपोटेनस होगी, अन्य दो साइड AB और AC बचेंगी, तो BC का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, और इस फिगर के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई होगी ये पता होना चाहिए, नहीं तो अगर रट्टा मार के आप बेटा आप ये रखे हो इस फिगर के अकॉर्डिंग तो भी गलत करेंगे। माने यहां तक आप लोगों को सोचना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, फिगर के अकॉर्डिंग कैसे पाइथागोरस थ्योरम लिखे, ठीक है, ये सारी जानकारी अगर नहीं होगी बच्चों तो बिल्कुल आप फंसेंगे क्वेश्चन में। है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग सब कुछ करना है, तो इसीलिए बच्चे बोल रहे थे कि लेंदी कुछ है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्या पूछ रहा हमसे, सेक बी पूछ रहा बच्चों, तो सेक बी पूछ रहा है, सेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। भाई कास का उल्टा ही तो सेक होता है, कास क्या होता है बेस अपान के हाइपोटेनस होता है, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान के बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना भाई 4 है, और बेस कितना आ गया, बेस कितना आ गया अंडर रूट 15 आ गया, तो 4 अपान के अंडर रूट 15, कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल डी है, ठीक है। और इसका बिना सोचे समझे अगर आप लोग आंसर क्लिक करते हैं तो भाई तो गलत तो होना ही ना होना है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं भाई, बिना सोचे समझे अगर आप लोग आंसर क्लिक करते हैं कोई तो भाई गलत होना ही होना है। इसलिए बच्चों क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए अच्छे से ध्यानपूर्वक, पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाइए, फिगर बना करके जो वैल्यू अननोन उसको निकालिए, फिर जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए आराम से, और आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक सीख जरूर मिली होगी, ठीक है, कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आफ्टर दैट
ड्रा अ स्केच ऑफ द गिवन सिचुएशन, ठीक है, देन फाइंड द अननोन वैल्यू, देन ठीक है राइट द आंसर, ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, आस्क्ड फ्रॉम यू। बात समझ में आ रही कि नहीं, इतनी जानकारी जरूर मिली होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुनो लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे सोचेंगे भाई देखो 0.4 फिर उसमें अंडर रूट दे दिया, अब 0.4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब सुनो इसका तो जवाब ठीक है तुरंत मार के निकला जा सकता है, लेकिन बच्चों मुझे बताओ जानकारी अगर आपको रहेगी तो ना इसका जवाब मारेंगे, जानकारी नहीं रहेगी आप पक्का कहीं रेशनल मार देंगे, कहीं नेचुरल, कहीं इंटीजर, कुछ भी मार सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जानकारी अगर डिटेल रही तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मैं सुनो बता रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन 0.4 है ना, एक क्वेश्चन ऐसे ना दे करके सुन लो, अगर ऐसे दिया होता 0.04, 4 जानते हो क्या है, कहोगे सर 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट तुरंत 2 लिख देना। कब लिखोगे 2, जब जो डेसिमल है पीछे से ठीक है इवन प्लेसेस पर दिया हो। इवन प्लेसेस का मतलब पीछे से 2 पर या 4 पर या 6 पर ऐसे करके दिया हो तो आप क्या करोगे, ठीक है 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख दोगे। अगर ये पीछे से 2 प्लेसेस पे दिया है तो स्क्वायर रूट में डेसिमल उसका आधा 1 प्लेसेस पे लगेगा, माने 0.2 हो जाएगा। अगर ये चीज ऐसे दिया होता 0.0004, 4 जानते हो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख देना, पीछे से 1 2 3 4 पर दिया तो 4 का आधा 2, 4 का आधा 2 तो 0.02 ये लग जाता। और जानते हो 0.2 या 0.02 जानते हो क्या, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इस केसेस में ये आपका होता है रेशनल नंबर। आपको भी पता है कि जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक जाने के बाद क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए, अंत हो जाए उसका, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, ऐसे केसेस में बच्चों ठीक है वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल भी सकते हैं। इसको लिख सकते हो 2/10, इसको लिख सकते हो 2/100, देख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, मतलब ये क्या हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन आपको फंसाने के लिए बच्चों 0.04 न दे करके 0.4 दिया है, 0.4, ठीक है, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन जो डेसिमल लगा है वो ऑड प्लेसेस पर लगा है। ऑड प्लेसेस का मतलब चाहे 1 पर लगाओ, चाहे 3 पर लगाओ, चाहे 5 पर लगाओ। इस केसेस में जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। मतलब इसका स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। भाई जो भी जिस वैल्यू का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, न तो टर्मिनेट ही करे और न तो रिपीट ही करे, ऐसे केसेस में वो नंबर बच्चों हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, अर्थात इसका जो जवाब होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अच्छा कुछ बच्चों को लगेगा क्या सर हम लोगों को 0.4 का स्क्वायर रूट निकाल के चेक करना होगा कि उसका जो स्क्वायर रूट आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का। बच्चों स्क्वायर रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना होगा कि अगर 4 भले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन डेसिमल अगर आपको ऑड प्लेसेस में लगा तो 100% आपका स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही देगा, ठीक है। ये बात अगर याद रहेगी तो आप लोग तुरंत इरेशनल नंबर मार सकते हैं। अगर मान लो याद नहीं भी है तो मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं। 0.4 को आप लिख सकते हो 4/10, कैसे भाई, न्यूमरेटर में 10 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 10 का डिवाइड कर दो तो ऊपर से डेसिमल गायब हो जाएगा, 4 बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे का नीचे निकालो तो √4/10। अब सुनो 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 निकल जाएगा और √10 का नहीं निकल पाएगा, छोड़ दो। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर √10 क्या है, एक इरेशनल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और ये नंबर आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या आता है, आपका इरेशनल नंबर आता है। क्या होगा, इरेशनल नंबर। मतलब जो डेसिमल
की वैल्यू आएगी, जो डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। मतलब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मेरे कहने का मतलब √10, 10 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आप लोग लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। इसका मतलब इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले ले, √5 ले ले, आप √3 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, ये सब क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट बच्चों हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आपका होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब 2 तो रेशनल नंबर है और √10 क्या भाई, आपका एक इरेशनल नंबर है। और आपको पता होना चाहिए कि एक रेशनल का ऑपरेशन, ठीक है, एक रेशनल को इरेशनल में क्या करिए, ऐड करिए, रिजल्ट आपका इरेशनल आता है। एक रेशनल में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करिए, रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज इरेशनल आता है। रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करिए और रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इस बेसिस पर भी बच्चों बता सकते थे कि रेशनल अपान के इरेशनल, रेशनल ऊपर है, नीचे क्या इरेशनल नंबर है, रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल। इस बेसिस पर भी बता सकते थे बच्चों कि भाई ये क्या होगा, 0.4 का स्क्वायर रूट आपका क्या देगा, एक इरेशनल देगा। जरूरी नहीं कि 0.4 का स्क्वायर रूट निकाले ही, वैसे भी 4 है, डेसिमल आपका ऑड प्लेसेस पर लगा, 100% इसका स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब इरेशनल होगा। मैंने इतनी समझ यार होनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, इतनी समझ होनी चाहिए, तो इसका जवाब तुरंत दिया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर नहीं पता वैसा तो भाई 4 को लिख सकते हो 4/10, मतलब 2/√10, ऊपर रेशनल नीचे इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल आता है। इस बेसिस पे भी आप लोग क्या इसका जवाब दे सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछता बच्चों तो आप लोग सजग रहना, याद रखना। और याद रखो, आपको पता है कि पाई भी अक्सर करके, पाई कई बार पूछा कि पाई क्या, भाई पाई क्या है, सिंपल सी बात, एक इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। पाई इरेशनल नंबर है। एक ई एक नंबर होता है, ठीक है, जब पढ़ेंगे आप लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज ई, तो ई भी आपका क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होता है। इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग समथिंग होती है, 2.71 होती है। और डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो ई भी एक नंबर होता है। आप लोग मोबाइल में चेक करिएगा, ई की पावर 1, ई की वैल्यू 2.71 समथिंग समथिंग होती है। ई भी एक नंबर है, और कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पाई और ई बाकी आपने देखा ही, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर पूछता हो तो जवाब दे सकते हैं। सुनो, अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे दे, √0 मान लो 0, यहाँ पर 4 ना देखिए, सपोज दे दिया होता, मान लो ले लेते हैं 3, क्या दे दिया होता, 3। अब 3 जानते हो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, भले डेसिमल आपका इवन प्लेसेस पर लगा है, लेकिन 3 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल देगा। मतलब यह भी आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन 3 की जगह अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया होता तो क्या हो जाता, रेशनल में कन्वर्ट हो जाता। मेरी बात समझ लो कि नहीं? तो हर एक पैतरे से बच्चों, ठीक है, सजग रहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जानते हो, जो 9th में अगर डिटेल नंबर सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया है तो 9th का बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता था। 10th के जरूरत नहीं कि 10th में ही इस सिलेबस में, भाई 9th के सिलेबस नंबर सिस्टम है ना, जो बच्चा नंबर सिस्टम क्लास 9th में एकदम डिटेल स्टडी किया उसका जवाब ये आसानी से बच्चा दे सकता है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। और बेटा एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, ताकि अपनी बातों को मैं आपके समक्ष बच्चा रख पा रहा हूं और अच्छे से डिटेल देख लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो उसका जवाब आप लोग किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 के पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, कह रहा है कि 8 के पावर n का कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। भाई जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, सुन लो। सर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। सर 2 के पावर 1 ये सब क्यों लिख रहे हैं? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, और 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, याद रखना इसके बाद। देखो 2 के पावर 1 से 2 के पावर 4 तक, देखो यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है। फिर देखो 4 पावर के बाद जो ही 5वां पावर आया, ठीक है, ये रिपीट करने लगा। देखो 2 4 आगे जाओगे ना, 2 के पावर 7 जानते हो कितना होता है,
2 के पावर 128 हो जाएगा, और 2 के पावर 8 जानते हो कितना, 256 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, प्रत्येक 4 पावर के बाद कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, उसके प्रत्येक 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो पीरियडिकली रिपीट करता है। मेरे कहने का मतलब 1 से लेके 4 तक देखो अलग अलग है, 2 4 8 6, फिर 4 पावर के बाद पुनः जब 5 आया, 5 6 7 8, फिर अगला 4 जो डिजिट है, ठीक है, 5 6 7 8, फिर तुमको रिपीट करने लगा 2 4 8 6। ध्यान से देखो 2 4 8 6, फिर पुनः 2 4 8 6। मेरे कहने का मतलब कि प्रत्येक 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या करता है, पीरियडिकली रिपीट करता है, 2 4 8 6 2 4 8 6, फिर पुनः क्या आएगा 2 4 8 6। माने कोई भी नंबर हो, एक से मतलब कि 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट हो, याद रखना बच्चों, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक 4 पावर के बाद जो भी डिजिट होता है वो पीरियडिकली रिपीट करता है। अगर 2 4 8 6 तो 2 4 8 6, माने 4 ही डिजिट अलग अलग आ सकता है, 4 डिजिट के अलावा, ठीक है, डिजिट कम हो सकते हैं लेकिन 4 डिजिट के अलावा अधिक नहीं होगा। 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 रिपीट करता जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों 8 के पावर n आप चेक कर लीजिए, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर, इतने में से जो आना होगा आ जाएगा, क्योंकि 8 के पावर 5 भी करेंगे, 6 भी करेंगे, तो भाई प्रत्येक 4 के बाद वही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, तो जो आना होगा 8 के पावर 1 से लेकर 8 के पावर 4 तक यूनिट डिजिट में जो भी आना होगा वो आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 8 के पावर 1 क्या 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 8 के पावर 4 40 96 हो जाएगा, 40 96 गुणा कर लीजिएगा, 8 दूनी के 16, 8 एक 8 एक 9, 8 25 40 96। अब देखो 8 4 2 6, यही 4 डिजिट होंगे। 8 के पावर n करेंगे, n कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, बस केवल 4 डिजिट ही आएंगे, 1 2 3 4, माने 8 4 2 6। अच्छा 6 आ सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। पूछा कौन सा नहीं आ सकता है? 4 आ सकता है, बिल्कुल 4 भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पूछा कौन सा डिजिट नहीं होगा, तो 0 कभी भी नहीं आ सकता। 8 के पावर n में बच्चों क्या क्या आ सकता है? 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 0 कभी नहीं आने वाला है। और सुन लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ता, आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, सुन लो। क्लास 10th में जब नंबर से रियल नंबर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रूव दैट 4 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। आपको ये भी पढ़ाया जाएगा प्रूव दैट 6 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि प्रूव दैट 15 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। प्रूव दैट 8 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। मेरे कहने का मतलब कि इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता, आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा सर कैसे नहीं? भाई यूनिट डिजिट 0 आने के लिए उसमें फैक्टर 2 के साथ साथ 5 का भी होना जरूरी है, तभी यूनिट डिजिट 0 आ सकता, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। भाई 4 में क्या मिलेगा? 4 को लिख सकते 2 की पावर 2, प्राइम फैक्टर 2 होगा, 6 को 2 गुणे 3, 15 को 3 गुणे 5, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 होगा प्राइम फैक्टर, 5 होगा ही नहीं। जब 5 होगा ही नहीं बच्चों तो क्या उसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ सकता? कभी नहीं आ सकता है। तो इसका तो जवाब देखते बता सकते थे कि ऑप्शन में क्या छुपा हुआ है, एक 0 छुपा हुआ है। भाई इस फॉर्म में अगर कोई नंबर 8 के पावर n के फॉर्म में है तो 8 में क्या 2 फैक्टर मिलेगा, 5 मिलेगा ही नहीं। जब 5 मिलेगा ही नहीं तो उसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो ऐसे इस बेसिस पर आप सी ऑप्शन तुरंत क्लिक कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मान लो 0 न दे करके कोई और दे दिया होता, जैसे कि 8 4 2 6 है, हम एक ऑप्शन सेट कर दे रहे हैं, सपोज 5 कर दे रहे हैं, नहीं क्या कर दिए 5 कर दीजिए। भाई तो 4 आ सकता है, इस बेसिस पर चेक करेंगे। भाई 4 आ सकता, हाँ 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं आ सकता। 8 के पावर n में 5 कभी नहीं आ सकता। इसके जगह मान लो हम कुछ और सेट कर देते हैं, सपोज हम सेट करना चाहते हैं 3 यहाँ पर सेट कर दिए, तो 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा। भाई 0 न देकर के हम यहाँ पर 3 भी दे सकते थे, तो 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं आएगा। आएगा क्या? 4 ही डिजिट आ सकते हैं 8 की पावर n में, कौन कौन? 8 4 2 6 आ सकता है, हाँ 3 कभी नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर 3 दे करके ऐसे भी पूछ सकते थे ना, लेकिन इसने 0 दे दिया तो और आसान हो गया। 8 की पावर n में फैक्टर 2 ही मिलेगा, 5 मिलेगा ही नहीं, तो 0 का सवाल पैदा होता ही नहीं है। इसका मतलब तुरंत मारेंगे क्या? तुरंत क्या मारेंगे? ये कैंसिल, 0 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर ये पूछ देता कि 6 के पावर n में, ठीक है, कौन सा डिजिट नहीं हो सकता, अगर आप एक ऑप्शन में 0 होता मैं तुरंत 0 को मारता। 15 के पावर n में
यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता? अगर एक ऑप्शन जीरो दिया है तो मैं तुरंत जीरो को मारूंगा। मेरी बात समझ लो कि नहीं? 15 की पावर n में जीरो कभी आएगा ही नहीं। जीरो आने के लिए 2 और 5 फैक्टर दोनों चाहिए, दोनों नहीं है तो जीरो का सवाल पैदा होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब डिटेल जानकारी अगर चीजों को रहेगी बच्चा तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। अदरवाइज किसी के पावर पूछ रहा है तो फर्स्ट के 4 नेचुरल में रख कर देख लो, वही डिजिट आने वाले हैं। 4 के बाद आपको पता है कि पीरियडिकली रिपीट करता है, उसके अलावा आएगा ही नहीं। आसानी से चेक किया जा सकता है, ठीक है। विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, आशा करते हैं कि चीजें समझ गए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की आप लोगों को, बस इतना ही बच्चों। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिखा, रियल लिखा फिर डिस्टिंक्ट लिखा। इसका मतलब कि रियल डिस्टिंक्ट का मतलब कि एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा, माने अल्फा और बीटा, एक्स के दो अलग अलग मान होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि एक्स की दो वैल्यू होंगी और दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं कि एक्स का मान एक 2 है तो दूसरा भी एक्स का मान 2, नहीं। एक एक्स का मान अगर सपोज 2 आया तो एक एक्स का मान कितना 3 आएगा, माने दोनों और रियल वैल्यू होंगी और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगी, इक्वल नहीं होंगी। और यहाँ ऐसे भी बोल सकता था रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब दोनों रियल तो होगा लेकिन दोनों सेम होगा, एक्स का मान 2 दूसरा भी एक्स का मान 2। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब एक अल्फा का मान एक बीटा का मान, अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग, अल्फा का मान अगर 2 है तो बीटा का मान 3, अलग अलग, इसका ये मतलब होता है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए बच्चों सिंपल फंडा होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बच्चे पूछेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बच्चों याद रखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 0 है तो समझ जाना वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 की इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, रियल एंड उस केसेस में इक्वल रूट्स होगा। लिख दे रहा हूं, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू 0 की इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, 0 से छोटी आ गई, नेगेटिव में आ गई, इस केसेस में बच्चों नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं। नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट्स में कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देखो, अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, उसको आप 0 रख लीजिए बराबर 0 के। अब कंपेयर कराइए एक्स स्क्वायर, देख कितना सही सेटिंग किया हुआ, कांस्टेंट को 0 कर दिया ताकि आप c की वैल्यू 0 निकाल पाते कि नहीं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, एक्स का कोएफिशिएंट b है, एक्स का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू 2, कांस्टेंट हम कुछ नहीं है भाई, कांस्टेंट हम क्या कुछ नहीं तो 0 होगा। निकालिए डिस्क्रिमिनेंट d, तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, बट c की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 मतलब 4। आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 4, 4 क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पहला ये ऑप्शन होगा जिसका जो रूट्स होगा वो रियल के साथ साथ क्या होगा डिस्टिंक्ट रूट होगा, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगर बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट इस एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी एबीसी की वैल्यू निकाल करके इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो बच्चों तो इसका डिस्क्रिमिनेंट याद रखना लेस देन 0 जाएगा, क्या जाएगा लेस देन 0 जाएगा। और आप इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट बच्चों लेस देन क्या हो जाएगा 0, आप निकाल लेना, लेस देन 0 नेगेटिव में जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 समझ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर टू 0 अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो निकाल सकते हैं भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल सकते हैं। एक्स वाला टर्म है ही नहीं, माने कि b आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर 1 और c भी कुछ नहीं 0, माने सब मिला जुला के 0 माइनस 0 ये आ गया 0। तो 0 आने का मतलब समझ रहे हैं, 0 आने का मतलब इसका जो रूट्स हो सकता है वो रियल और इक्वल रूट्स हो सकता है, लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट नहीं होगा। भाई इसको सॉल्व करोगे बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आएगा 0, 0 आने का मतलब उसका जो रूट्स होगा रियल और इक्वल हो सकता है लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं होगा। मतलब पहला ही ऑप्शन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब 4 है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा का मतलब कि रियल होगा और
डिस्टिंक्ट रूट होगा, समझ लेना। और डी जीरो आ रहा है तो रियल और इक्वल होगा, डी लेस देन जीरो आ रहा है मतलब नॉट रियल रूट्स होगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट्स नहीं होगा। मेरी बात समझ लो कि नहीं? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a बाई बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज होंगे और दोनों जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे हैं, अगर एक अल्फा मानूं तो दूसरा जो जीरोज होगा 1/अल्फा होगा। मान लीजिए इसका एक जीरोज अल्फा तो दूसरा कितना 1/अल्फा। और सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, जो बच्चे पढ़े होंगे भाई, एक अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पहला रूट अल्फा, इसका दूसरा रूट क्या बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों फार्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है वह c/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात -b/a होता है, ये फार्मूला। अब सुनो, इसका जो दोनों जीरोज है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू मैंने 1/अल्फा मान लिया। अब कुछ मत करो, b की वैल्यू पूछ रहा है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है 2a/b है होल अपान के, ठीक है। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना a है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जीरोस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट दोनों का जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a होगा। बस सॉल्व कर दीजिए, इसके अपान कुछ नहीं, a मान लीजिए, अल्फा से अल्फा देखो कट जाएगा, 1 इजकल टू देखो 2a/b इंटू 1 ऊपर गया और a नीचे। इसको भी सॉल्व करने आना चाहिए, फ्रैक्शन को नहीं करने आता भाई, गलत करोगे, a से a कटा, ठीक है। क्या बचा 1 इजकल टू बचा 2/b बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b का 1 में b हो जाएगा, 1 का a में 1 का 2 में 2 ही होगा, अर्थात b की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो कुछ नहीं था, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है, और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a अगर पता होगा बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दीजिए। जीरोस मानेंगे कैसे, इसमें खुद ही बोला कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ऐसे केसेस में एक अल्फा मानोगे दूसरा 1/अल्फा करोगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दोगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कर दोगे और हल करके b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी और ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, सिंपल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस बी, एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को मान लीजिए सपोज पॉइंट पी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन गलतियां क्या करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक हम लोग बना लिए, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अगर इस पॉइंट को अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे, ये पॉइंट कहां पर प्लॉट होगा, किस क्वाड्रेंट में, ये प्लस है और ये माइनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें एक्स एक्सिस माइनस और इसमें ऊपर जाएंगे तो प्लस, इसमें दोनों माइनस होता है। और इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला अब्सिसा प्लस होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है माइनस होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लास 9 का जो बच्चा होगा इस क्वेश्चन को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या हो गया नेगेटिव। अब सुनो, अब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट पी पहले लाई करेगा। इस पॉइंट पी को प्लॉट कर दीजिए, एक्स एक्सिस पर मान लो हमने ए चला, ए यूनिट चला, फिर माइनस बी है तो हमको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो सपोज पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी ए कामा कितना माइनस बी। इस पॉइंट पी का बच्चों कोऑर्डिनेट ए कामा माइनस बी है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारी ए यूनिट है और ये हमारी कितनी बी यूनिट, चूंकि मैंने नीचे कितना चला बी चला, ए भी हमारी कितनी बी है, नीचे बी है और ए चला तो ये भी ए है। अब बात समझना, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है और डिस्टेंस कभी भी, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा बच्चों पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो जानते क्या करेंगे, वो माइनस बी मारेंगे, सोचेंगे पॉइंट पी है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ पर माइनस बी दिखाया तो माइनस बी मार करके चले जाएंगे, उनको लगता है कि हमने सही करके आया, लेकिन नहीं बच्चों, डिस्टेंस की बात किया है। इस पॉइंट पी
का लोकेशन हमारा यहाँ पर होगा। इस पॉइंट P की डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या बी है, ये डिस्टेंस ए यूनिट है और ये डिस्टेंस हमारी क्या बी यूनिट है। इस प्रकार से जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो a माइनस बी, जो कोऑर्डिनेट लिखोगे हमेशा साइन के साथ लिखोगे। तो अब्सिसा पॉजिटिव है और नीचे आने की वजह से हमारा ऑर्डिनेट क्या गया नेगेटिव, तो पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, इस पॉइंट P की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से प्लस बी यूनिट होगी, माइनस बी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव हमेशा होती है। तो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर मारेंगे, बी मारेंगे। इसका जवाब तुम लोग मुजबानी मार सकते थे, पूछो कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर पूछता किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, इसमें वाई का कोऑर्डिनेट वाला आंसर होगा। एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या माइनस बी, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होती, आप बी मारेंगे। अगर इसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमसे वाई एक्सिस से पूछता, क्या पूछता, वाई एक्सिस से पूछता, तो वाई एक्सिस से एक्स का कोऑर्डिनेट मारते, अब्सिसा मारते आंसर। अब्सिसा अगर मान लो माइनस ए भी दिया होता तो हम माइनस ए नहीं मारते, हमेशा प्लस ए मारते। एक बार पुनः सुन लो, मान लो तुमको कोई पॉइंट दिया है, सपोज ए कामा, या मान लो ऐसे दूसरा सी कामा डी दिया है, एक पॉइंट है सी कामा डी, और सी कामा डी की डिस्टेंस अगर मान लो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट पी की, तो एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट मारोगे, डी यूनिट मारोगे, ठीक है। और इसका वाई एक्सिस से पूछे तो वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स का कोऑर्डिनेट आंसर होगा, मतलब सी। अगर मान लो दोनों जगह माइनस दिया है तो आपको भी पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव के रूप में होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो एक्स एक्सिस से तो एक्स एक्सिस से तो वाई का कोऑर्डिनेट माइनस डी है, लेकिन आप डी आंसर मारोगे। वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर मारोगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना माइनस सी है तो माइनस सी नहीं प्लस सी मारोगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। तो मुजबानी जवाब दिया जा सकता था, लेकिन प्लाट करने की जरूरत भी नहीं है। प्लाट कर इसलिए दिया ताकि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पी की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी बी यूनिट है, तो माइनस बी नहीं मारना, प्लस बी, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। कोऑर्डिनेट पूछता तो माइनस बी ठीक है, लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो बी यूनिट प्लस, नेगेटिव नहीं। बहुत बच्चे इसको मार के आएंगे, जो कि गलत है बच्चों, ये प्लस का आपका बी यूनिट होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो हमेशा डिस्टेंस पूछी तो पहले तो क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, नेगेटिव वाला होगा ही नहीं। ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, बचा ए दोनों में से। तो हमसे पूछा एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट आंसर होगा, मतलब बी। अगर वाई एक्सिस से पूछा होता तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आंसर होता, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाता। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मुजबानी मारा जा सकता है, ये सब चीजें जानते हो, क्लास 9th में ही बच्चों आपको सिखा दिया जाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आता है क्वेश्चन तो कर लेंगे। ये जानते हो क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी पर बेस्ड है बच्चों। सिमिलरिटी पर देखो कुछ है नहीं, देखो मुझे ताजुब होता, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने, ठीक है, मैम लोगों ने, बहुत सारे सर लोगों ने इसका जवाब बहुत गलत बताया था, इसका 4.5 जवाब बताया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बेटा याद रखना, बहुत सारे लोग गलत इसका जवाब बता देते हैं। ऐसी चीज़ों पर मैंने अब की बार देखा था, आंसर की जब लोग बता रहे थे तो इसका जवाब गलत बताया, बहुत सारे चैनल इसका जवाब गलत बताया था। मैं आपको इसका करेक्ट और सही जवाब क्या होगा सॉल्व करके आपके सामने बताने जा रहा हूँ बच्चों। सुनो, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सिंपल बात है कि पी क्यू एक्स वाई और बी सी के आपस में पैरेलल है। सब भाई पैरेलल है तो इसमें सिंपल सी बात है कि बीपीटी लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अर्थात थेस थ्योरम अप्लाई हम लोग करेंगे। अब सुनो क्या हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस सी वाई, ए क्यू प्लस सी वाई, तो पहले इसको निकाल लें और इसको निकाल के दोनों को जोड़ दे, निकल जाएगा। सुनो ए एक्स वाई में क्या लगा दीजिए, बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए। भाई पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है तो साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, पड़े होंगे, ठीक है। अर्थात ए पी अपान के पी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ए क्यू अपान के क्या कर लीजिए क्यू वाई। और देखो सब मान दिया हुआ है, देखो ए पी कितना 2 रख लो, और कितना पी एक्स कितना 1.5 दिया हुआ, ठीक है। और ए क्यू कितना भाई, ए क्यू तो निकालना ही पहले, ए क्यू और अपान के क्यू वाई दिया क्या कहीं, बिल्कुल क्यू वाई 0.75 हल कर लीजिए ए क्यू। देखिए तो ए क्यू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू इंटू 1.5 इक्वल टू, ठीक है, 2 5 6 10 हो जाएगा, 2 7 14 1 15। डेसिमल की अगर हम लोग बात करें तो पीछे से 2 अंक पर डेसिमल लगेगा, मतलब 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू करेंगे तो 1.5 अपान के नीचे भी 1.5 कट जाएगा, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 कट जाएगा 1, ए क्यू की वैल्यू 1 आ गई। लो हमने बीपीटी लगा दिया भाई, पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है तो ए पी अपान के पी एक्स और ए क्यू अपान के क्यू वाई, सिंपल।
तो आपने देखा, लगा दिया, ए क्यू ए पी कितना आ गया, 1 आ गया। हम लोग अब वाई सी निकालते हैं। वाई सी निकालने के लिए जानते हो क्या, ए बी सी ट्रिएंगल में एक्स वाई पैरेलल टू बी सी दिखाकर बीपीटी लगा दीजिए। तो ए एक्स करना पड़ेगा, ए एक्स करना पड़ेगा अपान के, ठीक है, बी एक्स, ए एक्स अपान के बी एक्स इसका रेशियो, और ए वाई अपान के वाई सी का रेशियो, या सी वाई के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सी वाई ले लीजिए। अब ए एक्स कितना होगा, अच्छा पी एक्स दिया था ना बच्चों, देखो पी एक्स दिया था इसमें, देखो कहाँ का पी एक्स 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्यू वाई दिया हुआ है, देखो यहाँ से क्यू वाई 0.75 दिया हुआ है। हाँ, इसकी वैल्यू मैं ए क्यू की वैल्यू निकाल चुका हूँ, ए क्यू की वैल्यू 1 निकाल चुका हूँ, सॉरी बेटा, ए पी कितना दिया था, ए पी 2 दिया था, ए पी हमारा 2 दिया है, पी एक्स 1.5 दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 + 1 कितना, 3.5 हो जाएगा। 1 है, कितना है, ए 1 है, और ये वाला मान जो है 0.75 है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके 1.75 हो जाएगा। मतलब ए से लेके वाई तक ए 1 है, 0.75 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। अब लगा दीजिए ए एक्स कितना, 3.5, ए एक्स 3.5, और बी एक्स तो हमको निकालना ही है, बी एक्स, एक मिनट, बी एक्स हम लोग को पता है बच्चों, बी एक्स हम लोगों को पता है, बी एक्स 4 पता है। नेक्स्ट ए वाई 1.75 और अपान के सी वाई, लो हमने देखो एक्स वाई बी सी के पैरेलल दिखा करके दिया ही है, तो इतना अपान के इतना और इतना अपान के इतना कर लिया, बीपीटी लगा दिया पुनः। अब काट लो, सी वाई निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो सी वाई इंटू 3.5 इजकल टू 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 4 × 7 = 28, और 2 = 30 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 × 7 हो जाएगा, माने आपका 7 हो जाएगा। तो सी वाई इजकल टू 7 अपान के 3.5, भाई सी वाई इजकल टू डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, मुझे लग रहा है कि 2 टाइम्स जाएगा। देख लीजिए 10 का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 35, अब 35 दूना के 70, मतलब सी वाई कितना आ गया, 2। लो सी वाई की जो वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई, 2 आ गई, और ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और हमसे पूछा क्या था, ए क्यू की वैल्यू 1 प्लस सी वाई की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 + 1 कितना, 3, अर्थात इसका जो जवाब होगा 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका जवाब 3 होगा, 3 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग जानते हैं इसका 4.5 जवाब बता रहे थे बिना सॉल्व किए। और सुन लो, जैसे कुछ बच्चे क्या होता है बीपीटी के नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करके गए थे, उसमें 2 पहला लाइन ऐसा सॉल्व करके नहीं दिए थे ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ना तो को ऐसा क्वेश्चन आपको आरएस में ही देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन भाई जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दिया उसमें अप्लाई करिए, एक अननोन वैल्यू जो भी उसको निकाल करके जोड़ दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में या आरएस में या कोई टीचर्स, जरूरी नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन कराया हो तभी आप करें, नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, ठीक है, कंडीशंस अप्लाई करिए, और जो अननोन वैल्यू उसकी वैल्यू निकालिए, आपको खुद करना होगा। जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में ही दिया हो तो अभी वैसा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, ऐसा नहीं बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ के जवाब देने की कोशिश करेंगे बच्चों, तब कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन को अपने से सेट कर रहा है, किसी बुक से या कहीं पीवाईक्यू से उठा करके नहीं दे रहा है। आप लोग सजग हो जाइए, मेरी बात समझ रहे हैं, आप लोग सजग हो जाइए, नहीं तो हमेशा, ठीक है, अगर पीवाईक्यू सॉल्व करके सोचे कि अगर जाके हम 100 कर ले तब भी गलत फहमी में आप लोग हैं, ठीक है। तो थ्योरी डिटेल में पढ़िए, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को नए नए पैटर्न पर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सजग रहिए, थ्योरी एकदम डिटेल में पढ़िए। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ भी नहीं है, इस सिमिलरिटी पर है। सिमिलरिटी अगर आप लोग जानते होंगे कि अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है आपका, बराबर होता है। ये अगर जानकारी है तो इसको कर लेंगे। चलिए, एक ट्रायंगल हमारा ABC है और दूसरा PQR है। भाई A यहाँ लिखिए, B यहाँ लिखिए, C यहाँ लिखिए, P और QR, जानते तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। भाई सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। बस इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, A कितना दिया है 30, ठीक है, Q कितना दिया है, ठीक है भाई 90 दिया है, लिख लेते। और कुछ दिया क्या, 30, 2 ही वैल्यू दिया है, कोई बात नहीं। अगर A 30 है तो सबको पता कि P भी कितना होगा 30, क्यों, क्योंकि
अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल उनके बराबर होते हैं, ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। 9 3 12 मतलब 120, मतलब आर कितना होगा 60 डिग्री होगा। 60 का मतलब अगर 20 आर 60 है तो सिंपल सी बात है, देखो बी किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा, तो बी कितना 90 डिग्री, सी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, आर 60 है तो सी भी कितना 60। और देख सकते हैं कि ए पी के इक्वल, बी किसके इक्वल, क्यू के इक्वल, और सी किसके इक्वल बच्चों, आर के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। अब क्या पूछा, आर और बी का समेशन, आर कितना 60 है और बी कितना 90 है, बी कितना 90 है, तो 90 60 9 6 15 150 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर क्या सी, बताओ इस क्वेश्चन कोई जानता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहने का मतलब अगर आपको ये पता है कि भाई अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, इसी बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें कौन सा बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा भाई, सिंपल तो है, ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने निकाल लिया, फिर जो वैल्यू पूछा था उसको जोड़ के 150 डिग्री आ गया, सिंपल है, देख लो। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड हो। सबको पता है कि पहले सैंपल स्पेस लिखिए, 2 कॉइन्स है ना, तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, बात समझ में आ रही है। देखिए हमारा सैंपल स्पेस हो गया, हमसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। भाई कम से कम एक हेड का ही मतलब होता है उस पर एक हेड आए या एक हेड से ज्यादा, एक हेड से कम नहीं होना चाहिए, एक हेड से ज्यादा चलेगा, एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, एक हेड से कम नहीं चलेगा। तो कम से कम एक हेड में 4 आउटकम में से 3 आउटकम्स आ सकते हैं, तो 3 अपान के टोटल कितना 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं एन ई अपान के एन एस, यही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। पी इक्वल टू एन ई अपान के एन एस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स आएगा एटलीस्ट वन हेड का, वो 3 आ सकता है, कितना में से, आउट ऑफ 4 में से, तो 3/4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिंपल है, ये क्वेश्चन आपको हम लोग 9th में ही करा देते हैं बच्चों के, 8th के सिलेबस में है, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड वाला। चलिए देखिए एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इन द एडजॉइनिंग फिगर, देखो पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट। अच्छा भाई पी और पी बी टेंजेंट, आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्किल पर टेंजेंट ड्रा की जा रही है तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, अब आपको बात अच्छे से पता है, विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी, अच्छा पी 90 है, कोई बात नहीं है। ए बी कितना, देखो भाई ए वाला ए बी 3√2 दिया है, देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का डायमीटर, अगर बेटा रेडियस ओ बी या ओ ए रेडियस होगी, और आपको पता है कि जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है, और जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या परपेंडिकुलर, मतलब कि ये भी 90 और ये भी 90, और ये बना हमारा एक क्या क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हर एक एंगल कितना डिग्री 90, और आपको पता होना चाहिए कि पी और पी भी बराबर ही है, ये वाला इसके बराबर, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है, तो पी और पी भी आपस में बराबर। और मैं बता दूं कि क्यू ए और क्यू बी ये दोनों क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस भी आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। अब देखो भाई सिंपल सी बात, रेडियस इक्वल ही होगा, तो मेरे कहने का मतलब अगर ये रेडियस आर होगा तो ए भी कितना आर होगा, और ए कितना डिग्री 90 डिग्री होगा। यहां से देखो ए ओ बी क्या राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्या राइट ट्रायंगल बन रहा है, सिंपल अप्लाई कर दो भाई, राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो 90 के सामने वाला 3√2 हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा आर का स्क्वायर प्लस ये वाला आर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। देखो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 90 के सामने वाला 3√2 हाइपोटेनस होगा, उसका स्क्वायर अन्य दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आराम से आर निकाल लो, आर का दुगुना क्या होगा, डायमीटर होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल 2r स्क्वायर होगा, लो 2 से 2 कटा, सॉरी 2 से 2 काटिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 9, तो आर इक्वल टू कितना होगा बोलो, सिंपल 3 होगा, रेडियस ना 3, हमसे डायमीटर पूछा है, डायमीटर कितना होगा 2r होगा, तो 2 × 3 और 2 3 जा 6 होगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। कुछ बच्चे क्या होगा कि जल्दबाजी के चक्कर में उनको लगेगा कि रेडियस आगे 3, तो 3 पर मार करके वो निकल लेंगे, यहाँ भी गलती करेंगे। देखो पूछा क्या, डायमीटर पूछा, रेडियस निकल जाए तो रेडियस का 2 गुना क्या डायमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या डी क्लिक करेंगे तो यही आपका सही होगा। वैसे भी बच्चों ये आपका देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, ये 90 डिग्री बन जाएगा, देख लो, ठीक है, ये 90 90 90 होबे करेगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 3√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, आर निकाल लेंगे 3,
उसका दुगुना 6 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लेंदी कुछ है नहीं, समझने का फेर है। मैथमेटिक्स आपको आनी ही चाहिए, अगर नहीं आ रही तो सस्पेंशन भाई तो होगा ही। इसलिए चलो स्पीड फास्ट करते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आज करा देता हूँ। एक्स cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री, ठीक है। और y की वैल्यू दे करके पूछ रहा है कि x क्या बराबर है y के, कि x बड़ा है y से, कि x छोटा है y से, कि x 1 से बड़ा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, y की वैल्यू 1 से छोटी, ऐसा कुछ क्या दिक्कत है भाई। वैल्यू तो निकाल करके हल करनी पड़ेगी, वो भी डेसिमल फॉर्म में। देखो x निकालते हैं पहले, x cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, √3/2, sin 30 1/2, नहीं पता होगा गलती करोगे, सिंपल से बात है। 2 पे एलसीएम करोगे, ऊपर √3 बेटा -1, और √3 की वैल्यू भी बेटा आपको तो मुझे बानी √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू, ऐसे मुझे बानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.732 -1 अपान के 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0.732 बटा के 2, हल कर दो। 2 3 6 13, 2 6 12, 2 6 12, 0.366, माने x की वैल्यू 1 से तो छोटी आई, 0.336। y की वैल्यू निकाले तो y कितना आएगा बोलो, tan 60 की वैल्यू √3 होगी, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करो 3 -1 अपान के √3, ऊपर कितना बचेगा 2 बटा के √3। अच्छा रेशनलाइज कर लीजिए, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, √3 का नीचे, ऊपर हो जाएगा 2√3 अपान के √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 इंटू √3 का मान आप जानते हो 1.732 बटा के 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y का मान यहाँ पर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। अब बटा के 3 देख सकते हो, 2 ही का मल्टीप्लाई करना है ना, एक मिनट फिर से, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 7 14 हो गया, ठीक है। 2 1 कम 2 1 3, ठीक है, अपान के 3 है। अब y निकाल लीजिए, चलिए काटिए तो y का मान तो कितना हो जाएगा 3 1 कम 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 1 कम 3, एक बचेगा 15, 3 5 15, एक बचेगा फिर 14 हो जाएगा, तो 3 5 3 चौके 12, माने 1.154, ठीक है। x का मान 1 से छोटा आया, 1 से छोटा आया, ठीक है, और y का मान 1 से बड़ा, ठीक है, y का मान 1 से बड़ा है। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन मारेंगे, क्या x और y की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, x की वैल्यू y से बड़ी नहीं, x की वैल्यू y से छोटी है, ये भी गया ऑप्शन। x की वैल्यू y से छोटी, बिल्कुल सी ऑप्शन है। x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, ठीक है, पहले काटी दीजिए, ठीक है, कम खत्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, भाई x की वैल्यू y की वैल्यू से क्या आ रही है, छोटी आ रही है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है, 12 का सी होगा। सिंपल, समझ रहे हो कि नहीं। अगर इतना नहीं करने आएगा तो सस्पिशन में हो जाएंगे कि x की और y की वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, क्या x की वैल्यू y से बड़ी होगी छोटी होगी, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन √3 की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में याद है, खड़ा दरक करके सॉल्व कर लिए, y की वैल्यू सॉल्व कर लिए, अब पता चल गया कि x वैल्यू y से क्या है, बड़ी छोटी क्या है, सब पता चल जाएगा। आगे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या सिंपल है, इसमें क्या बेसिक से पूछा हुआ है, ये आपको पता अगर होगा तो कर लेंगे। देखो इसमें पूछा कि फॉर ए सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, इसका मतलब कि कौन सा ट्रू है, तो 3 ठो क्या दिया होगा, गलत स्टेटमेंट दिया होगा, एक ही सही दिया होगा, सही वाले को छाटना है। क्या बोल रहा, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5। अच्छा पहले एक सर्किल बनाइए, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, और आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल टेंजेंट कैसे ड्रा करोगे एक सर्किल में। सुनो हाय देखो, अगर ए डायमीटर है, क्या है, मान लो ए बी क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से ही बच्चों, डायमीटर के एंड पॉइंट से ही पैरेलल टेंजेंट ड्रा की जाती है। तो एक मान लो पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई है और एक एक्स डैश और वाई डैश है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से ही बेटा पैरेलल टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। ये हमारी 2 पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स हो गई, तो 2 पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स हो गई, और रेडियस 5 दिया है, इसका मतलब ए भी 5 होगा, ए भी 5 होगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, पूरा डायमीटर पूरा 10 हो जाएगा। तो दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच की दूरी कितनी, 5 है, 5 कितनी 10 ही होगी, न 10 से कम हो सकती, न 10 से ज्यादा हो सकती, न 10 के बीच में हो सकती, न 5 हो सकती है, कितनी होगी, एग्जैक्ट 10 होगी, क्योंकि डायमीटर के एंड्स पॉइंट से ही बच्चों पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। कह रहा है कि डिस्टेंस 5 होगी, 2 पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी, रेडियस 5 है, तो 5 5 10,
10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दोनों टेंजेंट्स क्या की जाएंगी, पैरेलल ड्रा किए जाएंगे। तो वैसे ही 5 दिया, गलत हो गया। ये क्यों सही होगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक पैरेलल टेंजेंट की बीच की दूरी 10 होगी। कहीं भी देखो किसी भी डायमीटर से, मान लो अगर ये डायमीटर होगा, CD अगर मान लो डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से बेटा, डायमीटर के एंड पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। और इन दोनों पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट के बीच की दूरी हमेशा कितना, 5, रेडियस 5 है, तो 5a अब 5a कितनी 10 ही सेंटीमीटर होगी। समझ रहे हो कि नहीं। तो क्यू वाला ऑप्शन सही होगा। क्यू का मतलब ऑप्शन बी। आर चेक करो क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी बिटवीन 5 और 10। कह रहा कि 5 और 10 के बीच दूरी होनी चाहिए। कह रहा कि ये पैरेलल जो टेंजेंट है इसके बीच की दूरी 5 और 10 के बीच में होगी। ऐसा नहीं है बच्चों, हमेशा 10 ही होगी, डायमीटर जितना होगा उसी उतना ही डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये भी गलत। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, सुनो। एक हमारा सर्किल हो गया, ये मान लो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P है, और ये टेंजेंट हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ये कहना चाहता है रेडियस कितनी थी, 5 थी, रेडियस 5 हमने कर दिया। ये कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड, कह रहे कि ऐसा पॉइंट P आउटसाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 हो। करेगा, एक गलत स्टेटमेंट दिया, करेगा। क्योंकि देखो इस P को मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ, P को, एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन समझिए। पहले क्या दिया, सेंटर O हो गया 5, P को हमने यहां पर कर दिया, लो मिला दो। और पता होना चाहिए कि अगर ये टेंजेंट है, रेडियस है, ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और सुनो रेडियस कितनी, 5, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी 5 यूनिट हो सकती है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट 5, रेडियस भी 5, और हाइपोटेनस निकालेंगे तो 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। इसने बोला कि ऐसा कोई पॉइंट P आउटसाइड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो, 5 हो। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसने बोला कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूं कि एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, P मान लो A है, तो P A क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट P आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 है, रेडियस भी 5, ठीक दिया ही है। तो इस केसेस में इसका जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 अंडर रूट 2। पाइथागोरस से निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2। माने कि पॉइंट P आउटसाइड एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसकी डिस्टेंस कहां से, A से, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 हो सकती है। इसने बोला है कि कोई पॉइंट एग्जिस्ट आउटसाइड करेगा ही नहीं जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो, 5 हो। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ कितनी, 5 हो, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं करेगा, 5 होगा, ये भी 5 दिया ही है। तो O से P तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 रूट 2, एग्जिस्ट करेगा। इसने बोला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं बोला कि S गलत है। बहुत सारे बच्चे इस वाले में कंफ्यूज हो गए होंगे, इसी वाले में S वाले में कंफ्यूज हो गए होंगे। हो सकता है कि उन्होंने जवाब D मार दिया, जो कि गलत है। याद रखना कि इस सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट P जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 हो सकती है, रेडियस 5 दिया ही है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 रूट 2, एग्जिस्ट जरूर करेगा। लेकिन इसने बोला कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए गलत है। बस स्टेटमेंट कौन सा सही है, आपका क्यों सही है। अगर ये बोला होता कि देयर डज नॉट की जगह डज बोलता, देयर डज एग्जिस्ट अ पॉइंट, अगर ये बोला होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। ठीक है, लेकिन डज नॉट बोला है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, भाई गलत बोल रहा है, एग्जिस्ट तो ये करेगा, इसलिए बेटा ये वाला एस आपका गलत है। क्यों सही होगा, समझ लो कि नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा, जिसमें क्यू वाला स्टेटमेंट सही होगा। तो ऐसे ही जवाब मारना होगा भाई। तो थोड़ा घुमा फिरा के तो पूछा ही है। सुनो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, सबको पता कि रेडियस क्या होती है। ये टेंजेंट हमारे को टेंजेंट दिया है, रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये 90 हो गया, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। माने राइट ट्रायंगल में जो दो एक्यूट एंगल होते हैं, इसका समेशन जानते हो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इन तीनों का समेशन कितना, 180 डिग्री, या इन दोनों का समेशन कितना, 90 डिग्री कर लीजिए। तो 3x प्लस x प्लस, इसको भी करना चाहते कर लीजिए 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है तो तीनों का समेशन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 3 एक कितना, 4x हो जाएगा, तो 180
माइनस कितना 90, तो 4x इक्वल टू तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सुनो पूछा क्या है कि 2x डिग्री का मान क्या होगा यार, सिंपल सी बात 4x है ना, तो दोनों तरफ आप 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी के 4, तो 2x ये करेंगे कितना हो जाएगा 45, अर्थात 2x का मान कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आप x निकालते हो यहाँ से x निकालोगे x आगे आएगा 22.5, अगर x 22.5 आएगा तो 2x कितना हो जाएगा 22.5 का आधा कितना 22.5 का दोगुना कितना 45। तो ऑप्शन बी, बहुत सारे बच्चे x निकाल लिए पता चला उनका 22.5 आ गया, ठीक है, इसी ए ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। नहीं 2x देखो पूछा क्या 2x पूछा है, 2x मतलब 45 होगा, ठीक है, तो सिंपल है, कुछ है थोड़ा ना। देखो 15वां नंबर क्या है कि अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। सिंपल, देखो चलो फिगर बना लेते हैं। क्या है, एक पीकॉक है, कहाँ बैठी है भाई, ट्री के टॉप पर बैठी है, और हाइट कितनी है, हाइट 10 मीटर है। चलो ए भी मान लो ट्री है, इसके टॉप सिरे पर पीकॉक बैठी है, इसकी हाइट कितनी 10 है। ऑब्जर्व अ स्नेक, अच्छा मूविंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर बैठी है और जमीन पे एक स्नेक है। चलो यस फॉर स्नेक, स्नेक है, स्नेक को देख रही है, और स्नेक क्या है, इफ द स्नेक 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, बेस की ट्री से 10√3 मीटर की दूरी पर स्नेक है। चलो इसको मिला दो, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक, पीकॉक की आई यहाँ पर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों यहीं बनेगा, यही थीटा मान लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही बनेगा। अगर ये थीटा सबको पता कि पैरेलल ही होता है, ये थीटा तो ये भी क्या है थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इसका अल्टरनेट क्या होगा थीटा, अगर थीटा निकल गया तो थीटा की इक्वल होगा, और ये हमारा क्या होगा बोलो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। चलो तो क्या लगा देते 10 लगा देते, 10 क्या होगा, 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान के बेस, इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 10 है, बेस कितना 10√3 है, लो भाई 10 से 10 गया तो 10 थीटा की वैल्यू कितना 1/√3 बचेगा, और 1/√3 सबको पता 10 30 की वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है, अर्थात कंपेरिजन करेंगे तो थीटा कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। अच्छा थीटा आ गया 30 डिग्री, क्या पूछा है ये 30 डिग्री, इसका मतलब ए बी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा 30 डिग्री, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा 30 डिग्री, ऑप्शन ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक, सिंपल है, तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक, पीकॉक की आई से इस एंगल स्नेक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री होगा, सिंपल है। चलिए आगे, इफ अ कोन, देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को ना मुझे किया जा सकता है, बशर्ते कि अगर कोन और सिलेंडर अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो इसका जवाब अच्छे से दे सकते हो। सुनो मैं बता रहा हूं, एक सिलेंडर है, ठीक, इस सिलेंडर से ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का, ठीक है, देखो इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट, इसमें से ठीक है कट करके बाहर निकाला जाता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर से, फिर पूछा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, निकालने के बाद जो रिमेनिंग लकड़ी बचा उसका वॉल्यूम किसके कोन के वॉल्यूम से रेशियो पूछ रहा है। अच्छा मान लो रेडियस आर और हाइट कितनी है h, और मैं बता दूं आपको जितना कोन का रेडियस होगा उतना सिलेंडर का रेडियस होगा, जितनी हाइट कोन की होगी उतनी हाइट क्या होगी सिलेंडर की होगी। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो πr² होता है, आपको पता होना चाहिए, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होता है, इतनी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। बताओ रिमेनिंग जब कट करके निकालोगे आप, जब कट करके निकालोगे तो रिमेनिंग उड़ कितना बचेगा, कहोगे सर πr² में से पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन का अगर वॉल्यूम अगर हम लोग सर माइनस कर दो, कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो किसका वॉल्यूम बचेगा, रिमेनिंग वुड मतलब लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा, माइनस कर देते हैं 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3πr²h, अब माइनस इधर हो जाएगा πr²h होल अपान के 3, घटाओगे तो बचेगा 2πr²h अपान के 3। ये जानते हो किसका वैल्यू बच्चों है, इस सॉलिड सिलेंडर से ग्रेटेस्ट पॉसिबल कोन का वैल्यूम अगर कट करके निकाल दोगे तो जो ये लकड़ी बच जाएगा, जो लकड़ी बच जाएगा निकालने के बाद जो लकड़ी बच जाएगा, ठीक है, उसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, जो लकड़ी बच जाएगा यही हमारा लकड़ी बचेगा, सुन लो यही सब बचेगा,
ये सब बचेगा, बाकी ए तो कट करके निकल जाएगा, ये तो कट करके निकल जाएगा, ये बचेगा। अब जो लकड़ी बची हुई है इसका वैल्यूम तो 2 पाई आर स्क्वायर एच आ गया। क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर एच अपान के 3 आ गया। और कोन का वैल्यूम कितना होगा? देखो रेशियो ऑफ द वैल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड का वैल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर एच अपान के 3 होगा। किससे? टू द कोन हालोड आउट इट, जो कोन बाहर निकाला गया इसका वैल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। ये वैल्यूम है किसका है? जो रिमेनिंग वुड है, और ये किसका वैल्यूम है? कोन का है। देखो 3 से 3 कट जाएगा, अब पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बस बचेगा 1, अर्थात रेशियो हो जाएगा 2:1। ऑप्शन सी। समझ रहे हो? ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आज के बाद ये भी याद रख लो यार, सुन लो, मैं बता दूं कि सुनो, सिलेंडर का जो वैल्यूम होता है, सिलेंडर का वैल्यूम होता है, अगर एक सुन लो, डिटेल बता रहा हूं, एक अगर सिलेंडर है, सुन लीजिए, अगर एक कोन है इसी में से काट के निकाला गया है, ठीक है, रेडियस सेम है और हाइट सेम है, और रेडियस सेम है और हाइट सेम है, तो इसी से अगर काट करके निकालोगे तो सुन लो, इस जो कोन का वैल्यूम होगा सिलेंडर के वैल्यूम का 1/3 होता है। देखो इस कोन का वैल्यूम जो है, कोन का वैल्यूम सिलेंडर के वैल्यूम का 1/3 होता है, और जो सिलेंडर का वैल्यूम होता है कोन के वैल्यूम का 3 गुना होता है। तो सिलेंडर वाला क्या होगा? 3 गुना होगा कोन से, कोन वाला क्या होगा? 1/3 होगा। किससे? सिलेंडर से। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कोन का वैल्यूम होगा सिलेंडर के वैल्यूम का 1/3 होगा। जब इसमें से बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक कट करके निकाल दोगे तो जो रिमेनिंग वुड बचेगी, जो रिमेनिंग वुड बचेगी, इसका रिमेनिंग वुड का वैल्यूम कितना हो जाएगा? सिंपल 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अपान के 3 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो रिमेनिंग वुड का वैल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आप अच्छे से अभी रट लो, और बाकी इस कोन का वैल्यूम कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। और रेशियो निकालोगे तो सिंपल सी बात है 2:1 होगा। सिंपल भाई, 3 पार्ट में से 3 टुकड़े में से आपने 1 टुकड़ा तो निकाल ही लिया, इधर बचा 2 टुकड़ा, ये वाला 1 टुकड़ा, 2 और 1 का रेशियो कितना होगा? 2:1 है ना होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और ऐसे भी समझ सकते हो, सुन लो कि मान लो एक नकानक आपका एक सिलेंडर है, ऐसे करके पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें से आपने क्या किया कि सेम रेडियस और सेम हाइट का, ठीक है, आपने क्या किया कि 1 गिलास पानी, मतलब कोन के वैल्यूम के बराबर आपने इसमें से पानी आपने निकाल लिया। इसमें कितना पानी बचा? इसमें पानी क्या बचेगा? 2/3 पानी बचेगा। किसके? इसके वैल्यूम का 2/3 बचेगा। तो रेशियो अगर निकालोगे 2/3 का 1/3 से रेशियो तो 2:1 ही आने वाला। सिंपल बच्चों, कर सकते हो, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है 17। इफ द मोड, देखो इंपिरिकल फार्मूला आपको पता है ना कि जो मोड जो होता है वो 3 मीडियन -2 मीन। MO का मतलब मोड, ME का मतलब मीडियन, और M का मतलब मीन। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, MO का मतलब आप समझोगे मोड, और ME का समझोगे बेटा आप मीडियन, और M जब लिखा हूं इसका आप मीन समझोगे। ये इंपिरिकल फार्मूला होता है। इंपिरिकल फार्मूला देखो हर जगह मैंने बताया था, पिछली बार भी बताया था बच्चों को, कि हमेशा पूछता है, उस पर क्वेश्चन देता है। देखो आया हुआ है, करा कि मोड कितना दिया? 10 लो, मोड 10 दिया है, और क्या दे रहा है? सम ऑफ मीन और मीडियन का सम 25 दिया। अच्छा, अगर मैं मीन को x मानता हूं तो बताओ मीडियन कितना हो जाएगा x के टर्म में? तो मीडियन हमारा हो जाएगा 25 - x। चलो, तो 3 इंटू मीडियन 25 माइनस आप x कर लो 2, मीन को कितना मान के चलो? x मान के चलो। पहले x की वैल्यू निकाल लो, हल कर दो, तो 10 बराबर 25 3 75 माइनस 3x -2x। हल करो, 10 बराबर 75 माइनस 3 2 5x, 5x उधर कर दो तो प्लस 5x हो जाएगा 75, 10 राइट साइड करिए -10 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65, काट दीजिए, 5 1 5 5 3 15। x का मान कितना आ गया बच्चों? 13 आ गया। इसका मतलब कि हमने कितना मीन को x माना था, तो x कितना आ गया? x 13 आ गया, और मीडियन बच्चों हमने 25 माइनस x बोले तो 25 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 25 माइनस 13 कितना? 12 हो जाएगा। तो किसने क्या पूछा है कि मीन और मीडियन क्या होगा? तो मीन आपका कितना? मीन आपका 13 होगा,
और मीडियन कितना होगा 12, तो 13 12 है क्या, कोई ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर इसका जवाब गलत दिया था, समझ रहे हो ना। कुछ लोगों मैंने देखा था कि 12 और 13 ऐसे करके जवाब दिया था, नहीं, इसका जो जवाब होगा 12 और क्या 13 और 12, जो मीन होगा वो 13 होगा, मीडियन कितना 12, ऐसे होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हो, कुछ भी नहीं था भाई, मीन और मीडियन का सम दिया 25, हमने मीन को मान लिया x, तो मीडियन कितना हो जाएगा 25 - x होगा। और बस इंपिरिकल फॉर्मूले में मीडियन का जगह 25 - x, मीन का जगह कितना x, ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, आराम से सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। x निकला तो मीडियन निकल जाएगा, 25 - 12 13 कितना 12 हो जाएगा। और सुन लो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे जवाब नहीं आ रहा, एक चीज़ मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, हमेशा याद रखो कि जो मीन होता है वो ग्रेटर होता है मीडियन से, ठीक है, और ग्रेटर होता है क्या मोड से। इतना अगर इस इनइक्वालिटीज़ को अगर आप पता है तो इस बेसिस पर भी आप जवाब दे सकते हो। ऑलवेज जनरली क्या होता है, जो मीन होता है वो मीडियन से क्या होता है बड़ा होता है, और मीडियन और मीन दोनों से बड़ा क्या होता है मोड होता है, माने मोड सबसे छोटा, उसके बाद मीडियन, उसके बाद क्या मीन होता है। इस बेसिस पर अगर आप लोग ऑप्शन चेक करना चाहो, देखो पहले का मीन है, मीन क्या हो गया मीडियन से, मीन क्या होगा देखो मीडियन से छोटा जो कि बड़ा होना चाहिए, लो गलत हो गया। सी चेक करो, मीन क्या हो गया मीडियन से छोटा जो कि बड़ा होना चाहिए, लो गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है मीन है और यहाँ पर मीडियन है, तो मीन कितना 15, ठीक है बड़ा है, मीडियन कितना 10 छोटा, लेकिन मूड 10 दिया है, मूड 10 दिया है, ठीक है, इसका मतलब मीडियन कुछ अलग होगा, और ये भी गलत। इस बेसिस पर भी जवाब इसका आप बी मार सकते थे। जनरली क्या होता है कि मीन बड़ा होता है मीडियन से, और इन दोनों से बड़ा क्या मोड, माने कि मीन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे छोटा मोड होता है। इस बेसिस पर भी इसका जवाब ठीक है मार सकते थे, ऑप्शन आपका बी ही क्लिक होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट है कि मोड 10 दिया था, और ऐसे करके x मान करके मीन को मीडियन निकाल के 25 - x इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो मीन और मीडियन दोनों आराम से निकाल के ऑप्शन क्लिक करिए सटीक, समझ रहे कि नहीं। बेस्ट तरीका आपके सामने कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, 80 नंबर में से बहुत सारे बच्चों ने 52 मार्क्स पाए हैं। भाई मतलब कि 52 मार्क्स पाने वाले ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट है, ये किस चीज़ का संकेत दे रहा है कि 52 मीन हो सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 52 क्या हो सकता है, मीडियन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मोड हो सकता है बिल्कुल, 52 इज द रेंज, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, आपका मोड होगा। सबको पता है कि भाई जो भी नंबर सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, मूड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। भाई 52 सबसे अधिक बार आ रहा है, ठीक है, अर्थात 52 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो नंबर क्या कहलाता है, मूड ही तो कहलाता है। तो अगर मूड को डिटेल में अगर पढ़ेंगे कि मूड एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है ऑब्जर्वेशन में वो वैल्यू क्या होती है, मूड होती है। अगर आपको डेफिनेशन मूड की पता होगी उस बेसिस पर इसका जवाब दे सकते हैं। और अक्सर करके पिछले साल भी ठीक है मूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, इसलिए मीन और मीडियन मोड का डेफिनेशन आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि किसको कहते कैसे, उसके बेसिस पर पूछ रहा है। कोई इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, डेफिनेशन पता है तो आपको करने आ जाएगा। देखो यहाँ देखो एसएसआर रीजन के क्वेश्चन है। देखो पहले मैं बता दूं कि एसएसआर रीजन के क्वेश्चन बच्चों मारा कैसे जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन ए बी सी डी का चुनाव कैसे करोगे, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन ए का चुनाव कैसे करोगे, सबको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए आप तभी बेटा क्लिक करोगे जब एसर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो, और रीजन जो है एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करे, उस कंडीशन ऑप्शन ए मारते हैं। एसर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो, लेकिन रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन न करे, उस कंडीशन में बी मारते हैं। एसर्शन ट्रू हो बट रीजन फॉल्स हो तो आप हमेशा सी का चुनाव करोगे, लेकिन एसर्शन तुरंत फॉल्स आ गया और रीजन ट्रू है, एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू है, तो आप डी का चुनाव करोगे। तो ऐसे पहले डायरेक्शंस को पढ़ लीजिए, डायरेक्शन को पढ़ने के बाद ही आप इस पर जाइए। अगर आपको पहले से डायरेक्शन याद है तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एसर्शन रीजन चेक कर सकते हैं। सुनो कह रहा कि फॉर 2 प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई, अच्छा सुनो एक्स जानते हो क्या प्राइम नंबर है, वाई भी प्राइम नंबर है, और एक्स जो प्राइम नंबर है वाई से छोटी है। सुनो जिसको पता ही नहीं रहेगा कि प्राइम नंबर होती क्या, उसको क्या इस क्वेश्चन को कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा।
जनरली 10 में बच्चे आ जाते, पूछा जाता कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं, बोलते हैं सर 1 प्राइम नंबर है। उनको पता ही नहीं बच्चों एक्चुअली प्राइम नंबर क्या, इसीलिए मैं कहता हूँ नंबर सिस्टम जब भी पढ़िए, ठीक है, नंबर्स के बारे में एकदम डिटेल जानकारी, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, मतलब हर एक चीज़ डिटेल में आपको आनी चाहिए, तब तो ठीक है। देखो चलो 2 और 3 हमने 2 प्राइम नंबर ले लिया, और जो 2 प्राइम नंबर है तीसरी से क्या छोटी है, माने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमने क्या ले लिया 3, और x क्या लेस है y से, ठीक है। कह रहा है कि HCF x और y का x होगा, 2 और 3 के HCF निकालने पर 2 आएगा, ऐसा नहीं बच्चों। या देखो अगर 2 प्राइम नंबर है तो उसका HCF ऑलवेज 1 होगा। और याद रखो मैं एक चीज बता रहा हूं, एलसीएम 2 प्राइम नंबर्स का ऑलवेज इन दोनों का प्रोडक्ट 2 3 6 होगा। मेरे कहने का मतलब नहीं समझिए, सुन लो, x और y अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इनका HCF ऑलवेज 1 होगा, x नहीं होगा, y नहीं होगा। x और y अगर 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर समझ रहे हो ना, जिसमें जिसका कॉमन फैक्टर एक और क्या स्वयं हो, माने कि प्राइम नंबर वो नंबर होती हैं जो एक से कटे और स्वयं कटे। तो x और y दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर बस एक मिलेगा, एक के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। तो याद रखना अगर 2 प्राइम नंबर है तो इनका HCF ऑलवेज 1 होगा। और सुन लो, जो एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई, इनका एलसीएम होगा, इनका प्रोडक्ट का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे बोला है कि फॉर 2 प्राइम नंबर्स x एंड वाई, x लेस देन वाई, HCF दोनों का x, बिल्कुल गलत बोला है, ठीक है, और एलसीएम y बिल्कुल नहीं। अगर एलसीएम बोला होता x इंटू वाई और HCF एक बोला होता, तब हम क्या करते कि एसर्शन को ट्रू करते, लेकिन एसर्शन हो गया फॉल्स, और एसर्शन फॉल्स होते ही आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रीजन आपका, देखो एसर्शन हो गया फॉल्स, ठीक है, रीजन ऑटोमेटिक ट्रू दिया होगा, क्योंकि देखो जब एसर्शन फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिक रीजन ट्रू आना ही है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन डी होगा, 19 का क्या होगा, डी होगा। एसर्शन अगर फॉल्स पहला आ गया, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, अगला एसर्शन फॉल्स तो रीजन पक्का ट्रू दिया होगा, चेक कर लेते हैं। HCF बोल रहा है कि जो HCF होगा एक्स वाई का, ठीक है, वो लेस होगा या इक्वल होगा किसके, एलसीएम के, एक्स वाई के। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई प्राइम नंबर नहीं बोला, एक्स और वाई कोई भी 2 नेचुरल नंबर होगा, ठीक है भाई। अगर आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर एक्स और वाई की जगह लेके रखते हो तो हमेशा HCF क्या होगा, एलसीएम के या तो बराबर आ सकता, बराबर कब आएगा, जब एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेम है, सेम का मतलब अगर 5 है तो एक्स भी 5 है, वाई भी 5 है, तो HCF निकालोगे तो HCF दोनों का कितना होगा, कितना हो जाएगा, 5 होगा। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम भी आपका 5 होगा। तो उस कंडीशन में HCF और एलसीएम बराबर आ जाएंगे। लेकिन एक्स और वाई अलग अलग नेचुरल नंबर होगा, मान लो एक्स सपोज 3 है और वाई कितना 5 है, इन दोनों का HCF निकालोगे तो एक ही आएगा, लेकिन एलसीएम 5 3 कितना आएगा, 15 आएगा। तो HCF क्या होगा, छोटा होगा किससे, एलसीएम से। भाई तो किसी भी 2 नेचुरल नंबर के लिए जो HCF होगा वो एलसीएम के बराबर आ सकता है या छोटा होगा, और एलसीएम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो सही बोला है कि 2 नेचुरल नंबर के लिए HCF हमेशा क्या होगा, एलसीएम के बराबर या छोटा ही होगा। तो रीजन आपका ट्रू है, लेकिन एसर्शन आपका फॉल्स है। एसर्शन फॉल्स हो गया तो रीजन को चेक करने की जरूरत नहीं बच्चों, रीजन हमेशा ट्रू आएगा, मत टाइम वेस्ट करना, ऑप्शन तुरंत डी क्लिक कर देना, सिंपल हो जाएगा। अब देखो बीसवां देखो, कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट आप थ्रोइंग अ डाई, अच्छा एक डाइस फेंका जाता है, एसर्शन रीजन दिया हुआ, कह रहा है कि इवेंट इवन क्या दिया है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से कम, तो 3 से कम में क्या नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद गेटिंग अ नंबर, ठीक है, E2 क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से अधिक क्या आएगा, 3 से अधिक में 4 5 6 आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 2 इवेंट्स है, तो 2 बटा के टोटल कितना 6 होगा, तो हल करने पर 1 बटा 3 आएगा। इसकी इवेंट्स निकालोगे प्रोबेबिलिटी तो 3 बटा के 6 1 बटा के 2 होगा। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर समेसन अगर 1 आया, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का समेसन, ठीक है, 3 से कम और 3 से अधिक का समेसन अगर कितना आया, 1 बटा के 3 है और 1 बटा 2, अगर समेसन 1 आया तब तो दोनों कहलाएंगी कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। अगर समेसन 1 के बराबर नहीं है तो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब बच्चों देखो, यह बोला है कि इवन गेटिंग और नंबर लेस देन 3,
तो 3 से कम की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/3 आएगी। देखो 1/3 आएगी, और 3 से अधिक वाले की निकालोगे प्रोबेबिलिटी तो उसकी 1/2 आएगी। और दोनों का समेशन 1 के बराबर नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 के अगर इक्वल आ जाता तो दोनों इवेंट्स E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाती, बट यहाँ पर नहीं होंगी। देखो यहाँ पर क्या रीजन क्या दिया है, देखो एसर्शन दिया कि E1 क्या, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, ठीक है, और E2 क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोला है। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगी, 3 से कम और 3 से ज्यादा, ठीक है, आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका समेशन 1 तो आ ही नहीं रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कब आता, जब E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी का सम निकालते हैं और समेशन अगर 1 आ जाता तो E1 और E2 को बेटा क्या बोलते, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते, ठीक है। और यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, इफ 2 इवेंट्स E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन PE प्लस PF इक्वल टू 1, सही बोला है। अगर बेटा 2 इवेंट्स E और F है और दोनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन अगर 1 के इक्वल है तो दोनों इवेंट्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे, तो रीजन सही है। बट एसर्शन क्या दिया, देखो फर्स्ट दिया है, एसर्शन फर्स्ट, ऑटोमेटिक रीजन ट्रू दिया ही होगा। इस कंडीशन में 20 का भी क्या ऑप्शन डी होगा। जो बच्चे भाई अंदाजा लगाने की कोशिश किए होंगे तो पहला ए मार देंगे, हो सकता है दूसरा बी मार दे या सी मार दें, नहीं समझ रहे हो, लेकिन दोनों में है क्या, ऑप्शन दोनों का डी है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का 19 और 20 का एसर्शन आपका फर्स्ट दिया है और रीजन आपका ट्रू दिया हुआ है, तो दोनों का ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों जो भी हमने आपको आंसर बताया वो एकदम सटीक और सही आंसर आपके सामने सॉल्व करके दिखाया, इसमें सस्पिशन या गलती वाली कोई भी बात नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर ने हम देखा बच्चों की, जानते हो आंसर जो है किसी का कहीं से पता चला, कोई बता दिया उनका आंसर, उनको वीडियो बनाना था, उन्होंने क्या किया कि आंसर किसी का कुछ सही बता, कुछ गलत बता के अपना निकल लिए, सॉल्व किया ही उन्होंने नहीं। तो ऐसा नहीं बच्चों, रीजन के साथ आपको आंसर मैंने दिया और आशा करता हूं कि इस 20 क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको बताया एकदम टोटल आपका जो करेक्ट आंसर बताया और विद द सॉल्यूशन बताया। कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, और देखने को ये मिला कि भाई 2025 में सीबीएसई कैसा क्वेश्चन बनाया, टेक्निकल तो जरूर बनाया है, नहीं समझ रहे हो, पढ़ोगे अच्छे से सॉल्व करोगे तब भी जवाब दे पाओगे, अदरवाइज तो जवाब दे ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का है या आरडी से मैच कर रहा है डिट्टो दे दिया या पीवाईक्यू से पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कॉमन सेंस पर है, डिटेल थ्योरी पता रहेगी और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की रहेंगी, तो आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन अगर बोर्ड बना के देता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए रटने पर कम जाइए, ठीक है, आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करिए, समझिए अच्छे से, उसके बाद किसी भी आंसर का बच्चे जवाब देने लायक आप हो सकते हैं। इसलिए रटने से दूर रहिए, ठीक है, थ्योरी डिटेल पढ़िए, प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक क्वेश्चनों की, ठीक है, उसके बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन सामने आता है उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आज की समझ में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो लंबी भी होगी और देर न करते हम लोग क्लास बंद करेंगे। ऐसे बच्चों हम लोग अब डेली क्लास कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और नंबर सिस्टम को तो डिटेल थ्योरी के साथ हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और बस मिलते हैं हम लोग कल इसी समय, और आशा करते हैं आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, जय हिंद, बाय बच्चों।